हेलो, गुड आफ्टरनून। तो लेट्स स्टार्ट। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कुछ बताया था एंड आई टॉक टू यू अबाउट द एरिया वेक्टर। तो अगर मैं क्विक एक रिकैप करूं जो मैंने लास्ट क्लास में कवर किया था, तो आई टॉक्ड अबाउट टू थिंग्स। वन इज द एरिया वेक्टर। समझने वाली चीज यहाँ पे ये थी कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और एरिया बेसिकली हमारे पास दो टाइप की एरिया हो सकती है। एक एरिया हो सकती है ओपन एरिया और एक एरिया होगी क्लोज्ड एरिया। तो ओपन एरिया में जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का, वो डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस या एरिया। मान लो एरिया ऐसा है, इसके परपेंडिकुलर इधर अपवर्ड जा सकता है या डाउनवर्ड जा सकता है। तो कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन आप जो भी कंसिडर करोगे उसी के साथ आप स्टिक करोगे या उसी को यूज करोगे उस कन्वेंशन को फॉर सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। लेकिन आप किसी दूसरे प्रॉब्लम में डेफिनेटली आप डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर को चेंज कर सकते हो। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। क्लोज्ड एरिया का स्टैंडर्ड क्या था कि क्लोज्ड एरिया में जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो है नॉर्मली आउटवर्ड। मतलब वो एरिया वेक्टर जो होगा इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्लोज सरफेस, राइट, एंड आउटवर्ड डायरेक्शन। दैट इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया, इफ यू रिमेंबर, वी टॉक्ड अबाउट द कांसेप्ट ऑफ फ्लक्स व्हिच इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जो है ये कॉमन कॉन्सेप्ट है बोथ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ोगे और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ोगे, तो कंसेप्ट बिल्कुल सेम होगा। फ्लक्स को हमने डिफाइन क्या किया था? इट इज द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। दिस इज व्हाट वाज द कांसेप्ट ऑफ फ्लक्स। इसको मैथमेटिकली हमने फाई से रिप्रेजेंट किया था। इट वाज गिवन बाय द फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर या da वेक्टर क्लोज्ड लूप। दिस इज व्हाट वाज द कांसेप्ट ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स मतलब काउंट ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, या फिर इसको अगर समझना है फिजिकली तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, राइट। सो दिस इज व्हाट वाज आवर अंडरस्टैंडिंग दैट वी डिड। कल हमने कुछ छोटे छोटे सवाल इसमें से किए थे। सो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड ट्राई टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस देयर। ठीक है, आइए और कैसे सवाल हो सकते हैं, लेट्स सी। सपोज मैंने आपको बोला, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सपोज इफ आई टेल यू दैट जो एरिया है वो एरिया ऐसा है, ये एरिया का एक ही फेस दिखाई दे रहा है। अब ऐसा समझो कि ये व्हाइट बोर्ड के अंदर भी इतना लेंथ एल लेंथ है, व्हाइट बोर्ड के अंदर भी ये एल लेंथ गया हुआ है। बेसिकली मतलब आप ऐसे समझ लो कि एरिया ऐसा है और इसको आपने ऐसे अरेंज किया है कि ये बोर्ड के अंदर जा रहा है। एल लेंथ है और एल लेंथ नीचे बोर्ड के अंदर है। ठीक है, सपोज मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एट एन एंगल ई है और एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री है। तो यहाँ पे फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स इज ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरीके से मतलब समझिए आप इसको। ऐसे कैसे समझोगे आप कि ये जो मैंने आपको एल लेंथ का एक स्क्वायर बना के दिखाया है, इस स्क्वायर का जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर होगा, आउटवर्ड और इनवर्ड। और उस परपेंडिकुलर से जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एंगल कितनी है अगर तुम्हें समझ में आ रही है, परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगी। दिस इज परपेंडिकुलर इधर नॉर्मल आउटवर्ड और इनवर्ड। तो ये एंगल कितना बना रहा है? ये एंगल बना रहा है ये वाला विच इज 53 डिग्री। तो इसकी जो फ्लक्स होगी वो फ्लक्स क्या हो जाएगी? फ्लक्स विल बी ई इंटू ए विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर नहीं एल स्क्वायर, इंटू cos of what is the angle between electric field vector and area vector. Angle between them is 53 degree, so it is cos of 53 degree. तो आपका आंसर आया E इंटू एल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 53, कॉस ऑफ 53 साइन ऑफ 37, दैट इज 3/5। ये आपका आंसर आया। क्या आपको समझ में आया? ध्यान से देखो, आपकी जो स्क्वायर थी वो ऐसी थी, ये स्क्वायर थी, इसको आपने अरेंज ऐसे किया कि वो ऐसी दिख रही है। आपको ऐसी दिख रही है मतलब बेसिकली आपने इसको कैसे अरेंज किया होगा? आपने इसको इस एज के अबाउट में ऐसे रोटेट कर दिया होगा। आपको समझ में आ रहा है?
तो फिर आपको ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा, और उस स्ट्रेट लाइन से एंगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की थी वो 37 डिग्री वो एरिया से बना रही है, मतलब एरिया वेक्टर से कितना एंगल बना रही है वो आपको देखना है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ये, और डॉट प्रोडक्ट में ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। सपोज मैंने एक ऐसा स्क्वायर पीस लिया है लेंथ का, एंड सपोज इफ आई टेल यू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ, सपोज इफ आई टेल यू ये एंगल जो है ये एंगल है 45 डिग्री। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बता सकते हो? ध्यान से देखो, डायग्राम देखो, कोई सोच सकते हैं? देखो अगर तुम यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखोगे, इट विल बी ईदर दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, क्योंकि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड या परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है जो, और उसके हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है कि वो उसी प्लेन में लाई कर रही है जिस प्लेन में एरिया है। तो आप अगर देखोगे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। क्या आपको ये डायग्राम से समझ में आ रहा है? ये 90 डिग्री है, ध्यान से इसको इमेजिन करो। क्या आपको समझ में आ रहा है ये 90 डिग्री है? क्योंकि क्यों 90 डिग्री है सोचो। 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो होगी ये जो मैंने रेड कलर के मार्कर से एक स्क्वायर बनाई है, इस स्क्वायर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, क्योंकि मैंने एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या सिखाया था आपको, जो भी एरिया होगा उसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड, राइट? इसीलिए मैंने ये दो ऑप्शन दिया आपको, दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते। तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो अगर 90 डिग्री होगा तो इंटीग्रल या ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इंटीग्रल ले लो, मतलब अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लेना है या फिर एवरेज फॉर्म में लेना है तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होने के कारण इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो है। क्या मेरी बात समझ में आई है? ध्यान से देखो, क्या क्लैरिटी आई है? पक्का? ये देख, मान ले मैंने फिर से एक इस टाइप का एक स्क्वायर लिया है तेरे सामने एल लेंथ का, लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस टाइप से दी हुई है, सपोज दिस इज ई नॉट। अब बोल तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज क्रॉसिंग दिस गिवन एरिया? तो बता सकता है? ये क्रॉस का मतलब तुम्हें समझ में आता है, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस? कैन एनीबॉडी रिप्लाई इन द चैट सेक्शन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस? क्रॉस, क्रॉस बाहर की तरफ नहीं, क्रॉस मतलब इनसाइड, इनसाइड दिस, मतलब ये व्हाइट बोर्ड के इनवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड के इनवर्ड जा रहा है ये। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा बता सकते हो? तो अगर आप ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर करोगे तो आप देखो ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर? व्हाट इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर? जीरो। वेरी गुड। तो ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जीरो है, तो इट विल बी ई इंटू एल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ जीरो, ई नॉट ले लो, which is equal to E naught into L square. This is what is your answer. क्या सबका आया है ये? Good, very good. Clear है ये? Okay. ये एक सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस r है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, उसकी एंगल भी बताई गई है। क्या आप बता सकते हो यहाँ पे व्हाट इज द फ्लक्स क्रॉसिंग दिस गिवन एरिया? व्हाट इज द फ्लक्स क्रॉसिंग दिस गिवन एरिया?
बता सकते हो? व्हाट इज द फ्लक्स क्रॉसिंग द गिवन एरिया? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। तुम अगर ध्यान से देखोगे, जो एरिया वेक्टर है, क्या वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हुआ? 53 डिग्री। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? ई नॉट इंटू एरिया वेक्टर विच इज पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विच इज 53। तो कितना आया वो? ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 53 डिग्री। कॉस ऑफ 53 डिग्री कितना होता है? साइन ऑफ 37, दैट इज इक्वल टू 3/5। सबका आ रहा है क्या ये? एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? पक्का? अब सुनो ध्यान से। ये देख, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज गिवन बाय ई नॉट एक्स आई कैप। ये एक स्क्वायर है जिसकी लंबाई ए है, मतलब इसकी एज लेंथ एल है, ए है, और ओरिजिन से एल डिस्टेंस दूरी पे ये क्यूब लोकेटेड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ई नॉट एक्स आई कैप। कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेट फ्लक्स क्रॉसिंग दिस गिवन एरिया? व्हाट इज द नेट फ्लक्स क्रॉसिंग दिस गिवन एरिया? सब लोग दिमाग लगाओ। ओके, कितने लोगों का जीरो आ रहा है? ये क्यूब आ रहा है क्या? जीरो नहीं आ रहा है किसी का भी? ओके, जीरो, जीरो। ओके, जीरो गलत है, पहली बात। देखो, जीरो इसलिए गलत है, ई एक्स है, वेरी गुड, ई नॉट एक्स है यहाँ। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फेस ए बी सी डी और फेस ई एफ जी एच में सेम नहीं है, वो अलग अलग है, इसीलिए पूरी तरीके से कटेगा नहीं। आपको समझ में आ रहा है? पूरी तरीके से कटेगा नहीं। तो लेट्स डू आवर एनालिसिस। थोड़ा सा इसको मैं इरेज करता हूँ, ये आपको समझ में आ गया है ये, ठीक है। अगर मैं फेस ए बी सी डी की बात करूं, मैं सारे फेसेस लेता हूं, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, फिर ई एफ जी एच, कल जैसे एनालिसिस किए थे वैसे ही करेंगे, ई एफ जी एच, ए बी सी डी, ई एफ जी एच, फिर ए ई एफ बी, फिर डी एच जी सी, फिर बी एफ जी सी, फिर ए ई एच डी। क्या 6 फेसेस हो गए? अभी हर फेसेस का आप मुझे ई डॉट डी ए बोलो, या ई, ए बी सी डी का अगर देखेंगे, ए बी सी डी का ई डॉट ए हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नॉट एल, और एरिया वेक्टर हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा? बिकॉज दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री।
EFGH का देखेंगे, EFGH का देखेंगे तो इट विल बी E नॉट L प्लस A इंटू ए स्क्वायर, सबका आया है ये। AEFB का देखते हैं, AEFB का आएगा 0, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच का एंगल किसी भी डिस्टेंस पे लो, AB और EF के बीच में कोई भी एक एलिमेंट लेके ले लो, आपको एंगल हमेशा 90 डिग्री नजर आएगा, इसलिए 0। सिमिलरली DHGC का भी 0, BFGC का देखते हैं, BFGC का भी 0, और AEHD का भी देखेंगे तो AEHD का भी 0, बिकॉज एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो आपका नेट जो आ जाएगा ई नॉट एल ए स्क्वायर, ई नॉट माइनस ई नॉट एल स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ई नॉट ए क्यू। यही आंसर आया है शायद, जिन लोगों ने भी बोला है सही आंसर। गुड, करेक्ट, गुड। क्या बात समझ में आई है? तो दिस इज व्हाट इज द नेट फ्लक्स व्हिच इज क्रॉसिंग दिस गिवन एरिया। ठीक है, आइए अभी ये फ्लक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर और कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं, लेट्स ट्राई टू सी। देखो, सपोज मैं तुम्हें बोलता हूँ कि यू नो ये एक डिस्क है और ये डिस्क का एक्सेस है, इससे डी दूरी पे एक चार्ज प्लस क्यू दिया हुआ है। What is the net flux that is crossing this disk? What is the net flux that is crossing this disk? What is the net flux that is crossing this disk? अभी बेसिक से करो, इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसका नाम है सॉलिड एंगल, तो फिर हम उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ इसमें। ओके, लेट्स सी। अब क्या करो, इसके सेंटर से x दूरी पे आप एक सर्कल लो और x प्लस dx दूरी पे आप एक और एलिमेंट लो। तो ये वाला जो मैंने शेड किया है रेड कलर से, ये वाला एरिया देखो, ठीक है, ये एक छोटा सा एरिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एरिया इस टाइप का होगा, ठीक है। एक रेडियस x है और दूसरा रेडियस x प्लस dx, ठीक है। तो ये q से, सॉरी, ये q से ये जो दूरी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू बाई, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये x दूरी पे लिया है x और ये d है, के क्यू बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो के क्यू बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जो एरिया वेक्टर होगा, वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा नॉर्मली आउटवर्ड। एरिया वेक्टर मैंने बोला है आउटवर्ड या इनवर्ड, तो इधर ले रहा हूँ मैं एरिया वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये थीटा, इट विल बी दिस एंगल थीटा, ठीक है। तो ये एंगल है दोनों के बीच में। तो अगर हम छोटा सा फ्लक्स डी फाई पकड़े, which will be equal to integration of E vector dot dA vector, that will be integration E vector है KQ by D square plus x square into area vector है, area vector कितना हो जाएगा, it will be equal to 2 pi x dx। क्या एरिया का मैग्नीट्यूड इतना है और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इस दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो इट विल बी cos थीटा। तो इसमें से मैं KQ 2 pi KQ बाहर निकाल ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज d भी बाहर आ जाएगा बाई
डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 आ जाएगा, इफ यू हैव अंडरस्टूड इट। क्या सबको क्लैरिटी है? देखो ध्यान से क्या किया मैंने, ई डॉट डी ए किया है डी फाई, ठीक है, ये डी फाई है, तो छोटा सा फ्लक्स है जो ये छोटे से एलिमेंट के कारण जो यहाँ पे ई डॉट डी ए के कारण, ये छोटे से एलिमेंट के कारण जो आया, वो फ्लक्स की बात कर रहा हूँ। सो देयरफॉर टोटल फ्लक्स जो होगा, total flux will be integration of d phi, which will be 2 pi k q d integration of x dx upon x square plus d square to the power 3/2। ये इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन का तरीका है। तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लो, ठीक है। तो आपको दिखेगा अगर आप डिफरेंशिएट किए इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2t dt बाई डी एक्स, 2 कट गया तो x dx इज इक्वल टू t dt। अच्छा, यहाँ पे x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके r तक, बिकॉज इसकी रेडियस कितनी मानी गई है, इसकी रेडियस r मानी गई है, r रेडियस का डिस्क है। तो आपने जब सब्स्टिट्यूशन किया तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई के क्यू डी, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को आपने टी स्क्वायर माना है, तो ये हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में टी क्यू, एक्स डी एक्स की जगह पे टी डी टी, ठीक है। लिमिट्स देखो, एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माना, जब आप एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी डी, और जब x की वैल्यू आप r रखोगे तो t की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 पाई के क्यू डी टी 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, दैट विल बिकम टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई, दैट इज माइनस 1 बाई टी। तो माइनस 1 बाई टी मतलब माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस 1 बाई डी। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई के क्यू 1 माइनस डी बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसको अगर आप देखोगे, दिस विल बिकम 2 पाई के क्यू 1 माइनस ये जो चीज है पूरा, ये बेसिकली कैसे लाया गया होगा, इट इज, ये पूरा रेडियस आर है, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो cos अल्फा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज डी अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसको आप cos अल्फा लिख सकते हो। समझ में आई है? सो 2 पाई के क्यू 1 माइनस cos अल्फा, ये आया, ठीक है। अरे समझ में आया? ओके, सो दिस इज व्हाट यू गॉट। सो ये जो आपने फ्लक्स निकाली है, ये फ्लक्स आपने बेसिक मेथड से निकाली है। हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसका नाम है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल पढ़ने के बाद आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे, सो डोंट वरी, तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन वेरी इजीली। फिलहाल आप इसको देखो, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें और कैसे सवाल हो सकते हैं फ्लक्स निकालने के ऊपर। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्लक्स निकालने का कॉन्सेप्ट है कि फ्लक्स प्लस सिमेट्री हम एम्प्लॉय करते हैं, फ्लक्स में सिमेट्री का कॉन्सेप्ट एम्प्लॉय करते हैं टू सॉल्व टिपिकल प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लक्स। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हमें देखना चाहिए, विदाउट दैट हमारी समझ ऑफ फ्लक्स विल बी इनकम्प्लीट। टू सॉल्व टिपिकल प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लक्स लिंक कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज मैं तुम्हें बोलूं, सपोज वी आर हैविंग अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, और इस स्क्वायर के सेंटर से a/2 दूरी ऊपर मान लो एक चार्ज है विच इज प्लस q। तो सवाल है व्हाट इज द फ्लक्स, व्हाट इज द फ्लक्स क्रॉसिंग द स्क्वायर ऑफ साइड ए, क्रॉसिंग द स्क्वायर ऑफ साइड ए, ये सवाल है। ट्राई करो 1 मिनट। कैसे इस सवाल को सॉल्व करोगी? ओके, a/2 है क्या? हाँ हाँ हाँ,
सेंटर उसके स्क्वायर के सेंटर से a/2 हाइट ऊपर है, 3D में लाई कर रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज, तो इससे कितना फ्लक्स है। तो ये सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको सिमेट्री को यूज करना पड़ेगा। आप क्या करो, आप इस क्यूब को कंप्लीट कर दो। अगर आप इस क्यूब को कंप्लीट करोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज इस क्यूब के सेंटर पे आ गई। आपने कंस्ट्रक्शन करके इस क्यूब को कंप्लीट कर दिया। तो सिमेट्री एम्प्लॉयड करने के लिए, सिमेट्री एम्प्लॉय करने के लिए यू completed the cube, completed the cube, you know, around the charge cube. ठीक है, ठीक है। तो अगर तुम लॉजिकली समझोगे, ये प्लस क्यू चार्ज का, अभी मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मुझे एक्चुअली पहले बताना चाहिए था, बट ठीक है, मैं थोड़े इसके बाद बताऊंगा। देखो ध्यान से, मान लो मैं तुम्हें एक चार्ज देता हूँ प्लस क्यू। इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है, किधर निकल रही है, एक वन प्लेन 2D में है या 3D में है? 2D में है या 3D में है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है प्लस क्यू, दिस कैन रिजेंबल अ बल्ब। तो बल्ब से जो रेज निकल रही है वो 2D में फैलती है या 3D में फैलती है? 3D में फैलती है, ठीक है। तो सवाल ये है कि इस प्लस क्यू से जो चार्ज निकल रहा है, ठीक है, इस प्लस क्यू से जो चार्ज निकल रहा है, कितना चार्ज निकल रहा है, मतलब कितना फ्लक्स विच इज क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। व्हाट इज द फ्लक्स दैट इज क्रॉसिंग दिस गिवन एरिया, ये अपने को जानना है। तो एरिया यहाँ पे जब बोलूंगा, क्या ये 2D का एरिया होगा या सरफेस एरिया होगा? क्योंकि इसके इर्द गिर्द अगर मैं कोई x दूरी ले लूं, x दूरी पे एक अगर मैं बनाऊं एक स्ट्रक्चर जो कि इस क्यू को टोटली एनक्लोज कर रहा हो, तो वो सर्कल बनेगा या स्फीयर बनेगा? सर्कल बनेगा या स्फीयर बनेगा? क्या बनेगा बोलो, सर्कल बनेगा या स्फीयर बनेगा? इट विल बी अ स्फीयर, वेरी गुड, इट विल बी अ स्फीयर। तो बेसिकली ये सवाल को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली मैंने थोड़ा सा आगे दे दिया, मुझे एक पॉइंट और बताना चाहिए, उसके बाद मुझे ये बताना चाहिए। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद मैं इस स्लाइड पे आऊंगा, ध्यान सुनना। पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, ठीक है। सो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है ये। तो ये सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, सुनो। हमने अभी तक जो पढ़ा हुआ है वो हमने पढ़ा हुआ है प्लेन एंगल। हमने क्या पढ़ा हुआ है? प्लेन एंगल। एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं? ये जो दो लाइंस है, दोनों लाइन के बीच में ये जो चीज बन रहा है, इसे ही हम लोग एंगल बोलते हैं। तो एंगल की डेफिनेशन उतनी क्लियर नहीं है, तो हम जो दो लाइन लेंगे उनके बीच का जो पोर्शन है उसी को हम लोग एंगल बोलेंगे। तो अगर दो लाइन के बीच में ज्यादा दूरी है तो ज्यादा बड़ा एंगल होगा, और दो लाइन के बीच में अगर क्लोज अपार्ट है तो कम एंगल होगा। दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जैसे हमने ये प्लेन एंगल पढ़ा, दिस इज नोन एज प्लेन एंगल। जैसे हमने ये प्लेन एंगल पढ़ा, वैसे ही हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कैसे समझेंगे हम लोग? देखो, सॉलिड एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कोन, जो कोन एंगल सबटेंड करता है, राइट, दैट इज सॉलिड एंगल। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा, बिकॉज मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। सॉलिड एंगल मतलब बेसिकली क्या है कि इट इज द एंगल, मतलब आपको इसके लिए मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, वहां पे मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। आप अपने दोनों हैंड्स को मैच करा लो। अगर आपने कोन देखा होगा, आइसक्रीम का कोन, तो आइसक्रीम का कोन जब तुम देखते हो तो तुमको ऊपर एक सर्कुलर पोर्शन मिलता है, और फिर उस सर्कुलर पोर्शन के एंड से लाइंस आके एक पॉइंट पे मीट करते हैं, और जो पॉइंट ये है। तो अगर आप यहां से देखोगे
तो आपको यहाँ पे एक 3D में एक एंगल नजर आएगा, 3D में, नॉट 2D, 3D में, और इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये 3D में फैला हुआ है, ये किसमें फैला हुआ है? 3D में फैला हुआ है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सॉलिड एंगल। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही है? आपने आपने अगर आइसक्रीम का कोन देखा होगा, आइसक्रीम का कोन, ठीक है, तो आइसक्रीम का कोन अगर आपने देखा हुआ है तो ऊपर का पोर्शन कवर्ड नहीं रहता है, ओपन रहता है, लेकिन उसके एंड से जो लाइंस आती हैं, क्या वो ऐसे एंड में एक जगह पे जाके कंसंट्रेट करती हैं सारे लाइंस? तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे आपको जो एंगल दिखाई देगा, ये एंगल एक प्लेन में नहीं है, पूरे 3D में फैला हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल, तो जो जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा सिंबल से, एंड दैट इज इक्वल टू DA अपॉन R स्क्वायर, विच इज बेसिकली A परपेंडिकुलर अपॉन R स्क्वायर। मतलब एरिया, वो एरिया जो परपेंडिकुलर टू दिस, ये चीज के जो परपेंडिकुलर है, राइट? तो A परपेंडिकुलर बाय R स्क्वायर, वो एरिया हम लेंगे जो A परपेंडिकुलर बाय R स्क्वायर होगा। मतलब बेसिकली हमारे पास कोई एरिया ऐसा भी हो सकता है, तो हमें इस एरिया का क्या लेना पड़ेगा? इस एरिया का हमें वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा which is एरिया का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा which is perpendicular to the r वेक्टर या रेडियस, जो हम लोग इसको r बोला है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर जो होगा। सो दिस इज योर सॉलिड एंगल which is equal to a perpendicular by r square। इसके लिए मैं आपको रेफर करूंगा कि आप मेरे YouTube पे वीडियो देखो, उसमें मैं लाइव ये चीज दिखा रहा हूँ आपको, तो आप इस YouTube के वीडियो को, इसको देखना। पर्टिकुलरली आई थिंक ये सेकंड या थर्ड वीडियो होगा शायद, जो बिगिनिंग में एकदम बिगिनिंग में जो भेजा गया था, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट बी के नाम से है, जहाँ पे यू कैन सी मी लाइव। तो वो वीडियो जो है, वो वीडियो देखना, उसमें तुम्हें क्लैरिटी आएगी। मैं यहाँ पे अभी रिजल्ट स्टेट करता हूँ, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, मैं लिंक भी भेज दूंगा। सो DA बाय R स्क्वायर, तो ये परपेंडिकुलर बाय R स्क्वायर होगा। तो अब ये सॉलिड एंगल, ये जो एंगल है, ये ओम से जो रिप्रेजेंट हुआ है, ये सॉलिड एंगल है, और ये जो एंगल है, ये प्लेन एंगल है। तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का एक रिलेशनशिप होता है, प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं डायरेक्टली रिलेशनशिप बता रहा हूँ, विच इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का रिलेशनशिप है 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। अभी समझने वाली बात ये है कि ये अल्फा क्या है? ये अल्फा है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। It is the semi vertical angle of the cone, not the complete vertical angle, semi vertical angle of the cone। मतलब अगर मैंने मान लो एक कोन लिया, ये कोन है सिर्फ मान लो, तो ये वाला जो एंगल है ये अल्फा है। तो आपको पता है कि इस जगह पे मेरे पास एक डिस्क टाइप की या एक सर्कल टाइप की केस आएगी, ठीक है, ऐसा एक सर्कल रहेगा। तो ये जो एंगल है, दिस इज द सेमी वर्टिकल एंगल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इस सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉलिड एंगल बनेगा यहाँ पे, which will be given by 2 pi 1 minus cos alpha। सॉलिड एंगल मतलब ये वाला एंगल, जो सॉलिड एंगल बनेगा, it will be given by, this is given by this, और this is a 3D एंगल। 3D एंगल मतलब अगर आप अपना आई को यहाँ रखोगे तो आपको यहाँ पे ये एक आइसक्रीम के कोन की तरह नजर आएगा। तो अंदर की तरफ ये जो चीज बन रहा है, ये 3D में फैला हुआ होगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सॉलिड एंगल। और वो सॉलिड एंगल इज हाउ इट इज लिंक्ड टू अल्फा, व्हिच इज द प्लेन एंगल। इट इज गिवन बाय ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस cos अल्फा। इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, मैं बाद में देखूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। बहुत आसान प्रूफ है, कोई खास बात नहीं, आपने इंटीग्रेशन आपको आती है तो आप कर भी लोगे, कोई इम्पोर्टेंट, बट इसका यूसेज अपने को ज्यादा समझना है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो ध्यान से, सपोज मैं तुम्हें बोलूं ये रिलेशनशिप हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशनशिप याद रखना, बाकी कुछ समझ आए या नहीं आए, ये समझना है कि ये सॉलिड एंगल है, ये समझना है कि ये अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन है। तो सॉलिड एंगल हाउ इट इज लिंक्ड टू द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, इट इज 2 पाई 1 माइनस cos अल्फा। ये आपको याद रखना, ये भूल नहीं सकते। क्या बात समझ में आई? अब आप देखिए ध्यान से, आपको समझ में आएगी बात। सपोज मैंने एक हेमिस्फीयर लिया है, हेमिस्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज Q है, ठीक है, हेमिस्फीयर के सेंटर पे ये चार्ज Q रखा गया। सो सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा हेमिस्फीयर का? चार्ज Q नहीं, व्हाट इज द, मैं ऐसे चार्ज Q बाद में बोलूंगा। मान लो मैं इस
इस हेमिस्फेयर का सॉलिड एंगल निकालना है। तो हेमिस्फेयर का सॉलिड एंगल में कैसे निकालें? तो हेमिस्फेयर का सॉलिड एंगल निकालने के लिए सॉलिड एंगल जो होता है ये होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा कितना है? क्या यहाँ पे अल्फा जो है क्या वो पाई बाई 2 दिख रहा है आपको? अल्फा पाई बाई 2 दिख रहा है? ये वाला देखो कोऑर्डिनेट डायग्राम, यहाँ पे ये अल्फा था। अगर मुझे हेमिस्फीयर बनाना है तो क्या ये अल्फा को पूरा मुझे घुमा के इसको पाई बाई 2 करना पड़ेगा? ये अल्फा पूरा पाई बाई 2 होगा तभी ये घूम के, क्योंकि देखो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर तुम समझ आ रही है, तुमको एक स्फीयर का इतना पोर्शन मिलेगा, टोपी जैसा पार्ट। तो ये टोपी को हेमिस्फीयर अगर बनाना है तो क्या तुम्हें इसे घुमा के इस टाइप से रखना पड़ेगा? इधर दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो उस केस में ये अल्फा की एंगल कितनी हो जाएगी? क्या ये अल्फा पाई बाई 2 हो जाएगा? तो अगर ये पाई बाई 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, और अल्फा हेमिस्फीयर के लिए कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या कॉस पाई बाई 2 0 डिग्री होने के कारण क्या सॉलिड एंगल ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 2 पाई? तो अब लॉजिकल बात है कि व्हाट इज द सॉलिड एंगल ऑफ अ स्फीयर? स्फीयर का सॉलिड एंगल निकालने के लिए क्या आपको लगता है कि मुझे ये जो कोन है, इस कोन का ये जो छोटा सा मैंने टोपी वाला पोर्शन दिखाया है यहाँ पे, क्या ये टोपी वाले पोर्शन को पूरा घुमाना पड़ेगा? पूरा इसको एक्सटेंड करके पूरा घुमाना पड़ेगा, दोनों साइड घुमाना पड़ेगा। तो दोनों साइड घुमाना पड़ेगा तो फिर इफ आई अप्लाई दिस फॉर्मूला 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, तो अब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा की वैल्यू हो जाएगी पाई। So which will be 2 pi 1 minus cos of pi is minus 1, which will be 4 pi. So the solid angle of a hemisphere is 4. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? What is the solid angle of a hemisphere? That is 4 pi. क्या क्लियर है ये? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। Solid angle of a hemisphere is 2 pi and solid angle of a sphere is 4 pi. ठीक है, तो ये जो एंगल है अल्फा, अगर आपको हेमिस्फीयर, ये कोन को देखो, कोन में से अगर आपको एक स्फीयर बनाना है तो जो सेंट्रल एंगल है सेमी वर्टिकल एंगल होता है। तो सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा? अगर आप सेमी वर्टिकल लोगे तो सेमी वर्टिकल अल्फा आपको पाई लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्फा आपका वर्टिकल एंगल था या सेमी वर्टिकल एंगल था? सेमी वर्टिकल एंगल। आपको लग रहा होगा कि ये पूरा घुमाया तो सर ये तो 4 पाई हो जाना चाहिए, या सॉरी 2 पाई हो जाना चाहिए। 2 पाई नहीं होगा ना, क्योंकि सेमी वर्टिकल आप बोल रहे हो। सेमी वर्टिकल विल बी 2 पाई का आधा, दैट इज पाई, एंड दैट इज व्हाई यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट सॉलिड एंगल एज 4 पाई। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ध्यान से देखो, इसको थोड़ा फील करना पड़ेगा। मैंने आपको वीडियो का रेफरेंस दिया है, वो वीडियो जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डरो मत, वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मेरे सामने नहीं होगे मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। वो वीडियो देखो, वो वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या यहाँ तक स्टोरी क्लियर है? क्या यहाँ तक स्टोरी क्लियर है? तो समझने वाली बात क्या है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल को लिंक करने वाला जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ये आपको याद होना चाहिए। जहां पे ये अल्फा क्या है? अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल। अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल। मेरी बात समझ में आई है? अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, चलेगा? गुड। अभी देखो, मान लो मैं उस सवाल पे आऊंगा जो सवाल मैंने पीछे छोड़ा था। मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, लिंक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर मैं इस सवाल पे आऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, लिसन टू मी। सपोज मैं तुमसे बोलूं कि एक चार्ज प्लस क्यू है and this plus q is enclosed by a sphere. I ask you, what is the net flux? What is the net flux crossing the sphere? ये सवाल है मेरा, और स्फीयर की रेडियस मान लो r है।
बोलो, कर सकते हो तुम। देखो लॉजिकली सोचो, ये Q से मैं इस स्फीयर के थ्रू नेट फ्लक्स पूछ रहा हूँ, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ये एवरेज फॉर्म में, या फिर इंटीग्रल क्लोज्ड लूप E वेक्टर डॉट A वेक्टर, सॉरी, या फिर E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, इफ यू रिमेंबर दिस, राइट? यही होता है, यही होता है। अभी सोचो, ये चार्ज Q है और इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मली आउटवर्ड लाइक दिस एंड इट विल बी गिवन बाय KQ बाय R स्क्वायर। और एरिया वेक्टर क्या है? क्या ये क्लोज्ड फिगर है? हमने इस Q के चारों ओर एक स्फीयर माना है, स्फीयर से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो क्या ये स्फीयर क्लोज्ड फिगर है या ओपन फिगर है? कम ऑन, जवाब दो, क्लोज्ड फिगर है या ओपन फिगर है? क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड फिगर में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? अभी पढ़ाया गया। क्लोज्ड फिगर में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है? टेल मी। नॉर्मली आउटवर्ड। नॉर्मली आउटवर्ड मींस सेंटर से एक लाइन होगा और ऐसे निकल आएगा बाहर। तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, क्या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही होगी? तो ध्यान सुनो, तो क्लोज्ड लूप इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई KQ बाई R स्क्वायर, और 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 जो एरिया है वो एरिया को मैं DA ले रहा हूँ, बिकॉज ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज हैं अलग अलग जगहों पे, हम अभी उसके बारे में भी देखेंगे। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, कहीं पे भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, क्या तुम्हें लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 ही रहने वाला है? कहीं पे भी ले लो, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल हर जगह पे 0 है क्या? तो KQ R स्क्वायर इंटू DA इंटू cos 0 हो जाएगा। cos 0 इज 1। आप क्या करो, KQ बाय R स्क्वायर बाहर निकाल लो, इट इज क्लोज्ड लूप इंटीग्रल ऑफ DA। DA का क्लोज लूप इंटीग्रल मतलब हमने एक छोटा सा एरिया यहाँ पे लिया था, इसका क्लोज लूप इंटीग्रल मतलब पूरे सरफेस का टोटल इंटीग्रल। पूरे सरफेस का टोटल इंटीग्रल क्या हो जाएगा DA का? विल इट बी द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर? विल इट बी सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर? ठीक है, तो अगर ये सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर है, तो आपका जो रिजल्ट आया फाई नेट फ्लक्स, विल इट बी इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर DA, क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ DA, इज इट इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर? R स्क्वायर ने R स्क्वायर को कट कर दिया, K इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई Q, तो 4 पाई कट गया, तो आपका रिजल्ट आया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि द नेट फ्लक्स क्रॉसिंग अ स्फीयर which is enclosing the charge plus Q is equal to Q by epsilon naught। तो अपने को क्या समझ में आया इससे, कि सपोज हमारे पास एक स्फीयर है और हमने बीच में एक चार्ज प्लस Q रखा हुआ है, तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स फाई नेट क्रॉसिंग the sphere, will it be equal to Q by epsilon naught, net flux crossing the sphere। हमने रेडियस ऑफ द स्फीयर R माना था, बट ये नेट फ्लक्स क्रॉसिंग द स्फीयर में कहीं पे भी R का जिक्र नहीं है इस फॉर्मूला में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नेट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब आप अगर R की जगह पे 2R रेडियस का भी एक स्फीयर बनाते, तो इस स्फीयर के थ्रू भी आपकी नेट फ्लक्स कितनी हो जाती? सेम, विच इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। आप 2R की जगह पे 4R रेडियस का भी एक स्फीयर बनाते जो कि इस चार्ज Q को एनक्लोज कर रहा है, तब भी आपकी नेट फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इससे लोगों ने और क्या समझा, ध्यान से सुनो,
इससे लोगों ने ये समझा, ध्यान से देखो, इससे लोगों ने ये समझा कि यार अगर ऐसा है तो इस प्लस क्यू को इस स्फीयर के सेंटर पे होना है, ये भी जरूरी नहीं है। सेंटर से अगर शिफ्टेड होगा, इस क्यू से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, क्या ये सभी क्रॉस तभी करेंगी जब ये स्फीयर को कट करके बाहर निकले। इसका मतलब इस क्यू से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी सारी की सारी स्फीयर से कट करेंगी, और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि स्फीयर को, सॉरी, इस चार्ज को इस स्फीयर के सेंटर पे लाई करना है, ये कहीं पे भी लाई कर सकता है। मतलब what is the net flux crossing this sphere? Flux is it equal to q by epsilon naught? अगर मैं एक दूसरा स्फीयर लेता हूं, इसका सेंटर यहाँ पे है, लेकिन मैं चार्ज को यहाँ रखता हूं, तब भी what is the net flux which is crossing this given sphere? Will it be equal to q by epsilon naught only? ध्यान से देखो, will it be q by epsilon naught only? इसका मतलब the net flux that is crossing this given sphere is independent of the location of the enclosed charge within the sphere. It can be located anywhere, but still the amount of flux that is crossing this given sphere will be q by epsilon naught. क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई? पक्का पक्का? क्या बात समझ में आई है? ये जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या समझ में आई है ये बात? तो फिर लोगों ने बोला इसका मतलब ये, वो अगर ये कॉन्सेप्ट है, मतलब ये कैसी बात हो रही है, सुनो ध्यान से। मान लो मेरे पास एक बल्ब है, ये समझना कॉन्सेप्ट को। मान लो एक बल्ब है, ऐसी चीजें हम लोग ने पहले कर चुके हैं हम लोग। मान लो एक बल्ब है, इस बल्ब को अगर मैं एक एनक्लोजर के अंदर रख दूं, तो बल्ब से जो भी रोशनी है वो बाहर तभी आ सकती है जब वो इस एनक्लोजर को या क्लोज सरफेस को क्रॉस करके बाहर आए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बिल्कुल वैसे बिहेव करती है। मतलब अगर हम एनक्लोजर के अंदर एक चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बिहेव जस्ट लाइक लाइट के जो लाइट, मतलब कोई भी सोर्स से जो लाइट रेज निकल रही है जैसे वो बिहेव करती है। वो भी 3D में फैलती हैं, और उनको अगर बाहर आने का है तो उनको उस सरफेस को क्रॉस करके ही वो बाहर आ सकती है, बिना सरफेस को क्रॉस किए वो बाहर नहीं आ सकती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो वैसे ही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिहेव करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है। व्हाट इफ इट इज सॉलिड स्फीयर? यार सॉलिड स्फीयर होने से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैटर से कोई लेना देना नहीं, वो एक्सटेंड कर जाएगा, वो सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड। ठीक है, मैटर प्रेजेंट है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ यार कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फ्लक्स पे वही होगा, सॉलिड हो लिक्विड मतलब हॉलो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ठीक है, अब ध्यान सुनो। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, मैंने आपको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अभी देखो वो काम में आएगा, देख ध्यान से। मैंने जो सॉलिड एंगल बोला था, सॉलिड एंगल स्फीयर का मैंने कितना बोला था, कहाँ गया ये देख, क्या मैंने एक स्फीयर का सॉलिड एंगल 4 पाई बोला था। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस q बाय एप्सिलॉन नॉट निकल रही है टोटल, ये एक्चुअली 4 पाई सॉलिड एंगल पे फैली हुई है। कितनी फ्लक्स? q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स q बाय एप्सिलॉन नॉट है, क्या ये पूरे 3D में जो स्फीयर है उससे बाहर निकल रहा है, और पूरे 3D में सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई। अभी बताया गया था स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई। इसका मतलब ये 4 पाई सॉलिड एंगल में टोटल फ्लक्स जो निकलता है बाहर, वो कितना निकलता है? q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आई? 4 पाई सॉलिड एंगल में व्हाट इज द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट? q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में? ध्यान से देखो, 4 पाई सॉलिड एंगल में, लॉजिकली सोचो, जो फ्लक्स निकल रही है वो 2D में फैल रही है, 3D में फैल रही है? 3D में फैल रही है, तो वो पूरे 4 पाई सॉलिड एंगल में फैल रही है। क्योंकि 3D में फैल रही है तो 3D में आप एक स्फीयर इमेजिन करो तो टोटल सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा? 4 पाई। तो 4 पाई पे q बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज एनक्लोज या टोटल फ्लक्स q बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पूरे 4 पाई सॉलिड एंगल में निकलता है। क्या ये बेसिक रिजल्ट आपको समझ में आया? ये बहुत काम आएगा। यस और नो? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब जब ये देखा गया कि एक प्लस क्यू चार्ज है, इसके इर्द गिर्द अगर हम एक स्फीयर बनाते हैं तो स्फीयर से, ये अगर स्फीयर लेते हैं तो स्फीयर से जो टोटल फ्लक्स गया दैट इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट।
ये समझ में आया कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, और बिकॉज हमने बोला कि इट इज बिहेविंग लाइक रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, इट इज बिहेविंग लाइक रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सोर्स। तो ये बोला गया कि इसका मतलब ये है कि अगर सॉलिड, अगर स्फीयर की जगह पे कोई भी आड़ा तिरछा शेप रख दिया गया बट एनक्लोजर है ये, तब भी इस एनक्लोजर के थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा, जो आड़ा तिरछा एनक्लोजर है, इस एनक्लोजर के थ्रू भी नेट फ्लक्स जो होगा, क्या ये वही होगा जो, सॉरी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है ये, क्या ये वही होगा जो स्मॉल क्यू, सॉरी, क्या ये वही होगा जो स्फीयर से गया है? मेरी बात समझ में आई है? इसका मतलब अगर आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है और आपने इसे एनक्लोज किया है, एनक्लोज आप किसी भी पर्टिकुलर शेप से कर लो, ट्रायंगुलर, क्यूबिकल, क्यूबॉइडल, स्फीयर, कोनिकल, कुछ भी, लेकिन एनक्लोज होना चाहिए। तो फिर क्या इस एनक्लोजर से बाहर निकलने वाला नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? क्या वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे हम लाइट के कॉन्सेप्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि दिस इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस that is emanating from charge q। चार्ज q से जितने एमिनेट करेंगे वही तो सब क्रॉस करके इधर स्फीयर को या ये क्या बोलते हैं कि ये नॉन स्टैंडर्ड या नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर को, बट एनक्लोजर है, क्यूब को, क्यूबॉइड को, कोन को, मान लो आपने एक कोन लिया और ये कोन पूरा एनक्लोजर है, इसके अंदर एक चार्ज प्लस क्यू है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस कोन? क्या ये कोन ने कंप्लीटली इस प्लस क्यू को एनक्लोज करके रखा हुआ? पहले ये सवाल पूछिए। हाँ, इसका मतलब क्यू से जितने भी लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उनको अगर बाहर आना है तो उनको यही सरफेस को पूरा क्रॉस करके बाहर आना है, मतलब एनक्लोजर को। तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स दैट इज कमिंग आउट ऑफ दिस? दिस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये एक सटल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए, आपको आज जाके वीडियो देखना पड़ेगा। समझ में आया? बोलिए। समझ में आया है? पक्का? बढ़ू आगे? गुड। अब सुन, ये देख, ये सवाल था, ये सवाल पे व्हाट इज द फ्लक्स क्रॉसिंग द स्क्वायर ऑफ साइड ए, ये जो मैंने क्रॉस लाइन से दिखाया हुआ है, इस एरिया से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, हमें ये निकालना। तो ये निकालने के लिए क्या हम इस चार्ज क्यू को, जो कि एक सरफेस के ऊपर a/2 डिस्टेंस पे था, हमने आर्टिफिशियली एक एनक्लोजर क्रिएट किया है इस चार्ज को पूरी तरीके से एनक्लोज करते हुए। और वो एनक्लोजर हमने कैसे बनाया? एक क्यूब बनाया, हमने सिमेट्री एक्सप्लॉइट किया है और ऐसे इस क्यूब को बनाया है कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये इन क्यूब के सभी फेसेस से सिमेट्रिकली लोकेटेड है। ठीक, अब मुझे बताओ इस क्यूब से बाहर आने वाला टोटल फ्लक्स कितना है? अभी पढ़ा है तुम, इस क्यूब से बाहर आने वाला टोटल फ्लक्स कितना है? बोलो, एनक्लोजर है ये, किसी भी एनक्लोजर से नेट कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है? जितने काउंट ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे, और वो कितना है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब इस प्लस क्यू से जो नेट फ्लक्स बाहर आ रहा है इस एनक्लोजर से, वो है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। तो अगर ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये कहां से निकल रहा है? पूरे क्यूब से निकल रहा है। क्यूब में कितने फेसेस हैं? 6। और क्या ये प्लस क्यू चार्ज इन सभी 6 के 6 फेसेस से सिमेट्रिकली लोकेटेड है? तो अगर सिमेट्रिकली लोकेटेड है तो सिमेट्री से क्या आप बोल सकते हो, जो मैंने सरफेस को अंडरलाइन किया है उससे जो फ्लक्स निकलेगी, क्या ये टोटल फ्लक्स का 1/6 हो जाएगा? बिकॉज सिमेट्रिकली लोकेटेड है, सब जगह से सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकलेगा, हमने सिमेट्री को एक्सप्लॉइट किया है।
और हमने सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लाया है। क्या मेरी बात समझ में आई है? बोलो बोलो बोलो। तो आंसर क्या हो जाएगा? The answer will be q by 6 epsilon naught. This is the total flux which is coming out of this base area of a square या square से। क्या मेरी बात समझ में आई है? आ जाओ, अभी देखो। गुड, ये पूरा चीज आपको समझ में आया, राइट? सेम फॉर क्यूबॉइड, यस 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 यस। सेम फॉर क्यूबॉइड नहीं, क्यूबॉइड में क्या हो जाएगा, सिमेट्री नहीं रहेगी ना। क्यूबॉइड में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बिकॉज सिमेट्री नहीं रहेगी ना। क्यूबॉइड में आप सिमेट्रिकली लोकेट नहीं करा सकते ना, बिकॉज लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों होता है। तो ये क्यूब के लिए ही एप्लीकेबल है। समझ में आया? आप सिर्फ इतना बोल सकते हो कि क्यूबॉइड से नेट फ्लक्स जो निकला वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन किसी भी एरिया से कितना निकलेगा वो आपको और इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि वो सिमेट्रिकली लोकेटेड नहीं होगा क्यूबॉइड में। चार्ज क्यू का लोकेशन अगर सिमेट्रिकली लोकेटेड है तभी आप बोल सकते हो कि सभी फेसेस से इक्वली डिवाइड होगा। अगर नहीं है सिमेट्रिकली लोकेटेड तो आप नहीं बोल सकते। क्या मेरी बात समझ में आई है? बोलिए। इफ नॉट इनक्लोज वी विल टॉक। सुनो ध्यान से। मान लो एक चार्ज इस स्फीयर के जस्ट बाहर है, हेमिस्फीयर के क्लोज्ड हेमिस्फीयर है। एक चार्ज स्फीयर के जस्ट अंदर है और एक ओपन हेमिस्फीयर है और एक चार्ज इसके सेंटर पे रखा गया। ये सभी चार्ज प्लस क्यू है मान लो। बोलिए व्हाट इज द नेट फ्लक्स व्हिच इज क्रॉसिंग ऑल द स्फीयर्स? ये ए, ये बी हेमिस्फीयर, सॉरी ये सी। बोलिए। इस केस में सबको दिख रहा है दिखना भी चाहिए। इट शुड बी q by epsilon naught. What is the net flux which is crossing this given hemisphere? q by epsilon naught, because यहाँ पे प्लस q enclosed है complete। कोई भी शेप। What is q by epsilon naught? Q by epsilon naught is the count of the number of lines of forces coming, count of number of lines of forces। ये मैंने आगे भी लिखा है, emanating from charge q। yes or no? तो कितना है वो, मतलब q से जो भी निकलेगा क्या वो टोटल के टोटल सब इस हेमिस्फीयर से निकल आएगा बाहर? और अभी हमने देखा था इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द एनक्लोजर। q बाय एप्सिलॉन नॉट आता है, अभी हमने सॉल्व करके देखा था और उसके लॉजिक से हमने उसको डिराइव किया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो प्लस q है, ये प्लस q इस एनक्लोजर के अंदर है ही नहीं। क्या ये प्लस q इस एनक्लोजर के बाहर है? और अगर आप देखोगे, ये देखो ध्यान से, ये जो आपका q बाय एप्सिलॉन नॉट आया है यहाँ, ये q क्या था? क्या ये q वो चार्ज था जो एनक्लोज्ड था, मतलब एक सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड था। अब अगर हम इस सवाल पे आएंगे तो तुम साफ साफ देख सकते हो कि ये जो प्लस क्यू है ये बाहर है, इट इज नॉट एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो अगर इट इज नॉट एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस है तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स व्हिच इज क्रॉसिंग दिस हेमिस्फीयर? इट विल बी जीरो, क्योंकि क्यू एनक्लोज्ड ही नहीं है। वो जो क्यू था वो तो क्यू एप्सिलॉन जो आता था उसमें क्यू क्या था? एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, ये एनक्लोजर। अब इसको देखो, ये सवाल में क्या है, ये सवाल में ये एक हेमिस्फीयर है, हॉलो है, ठीक है, इसमें कोई कवर नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे सिमेट्री एक्सप्लॉइट करके इसको कवर ऐसे लगा दो। ऐसे इमेजिन करो अगर आपने इसे एक पूरा स्फीयर बना दिया होता
तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ दिस? विल इट बी q by epsilon नॉट अगर आपने स्फीयर बना दिया होता? बिकॉज ये स्फीयर नहीं है, हमारा पोर्शन तो इतना ही है बस, तो इसीलिए तुम्हारा आंसर आएगा q by epsilon नॉट का आधा, विच इज q by 2 epsilon नॉट। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो यहाँ पे आपने सिमेट्री एम्प्लॉय की। क्यू ये जो ये क्या थे, ये सॉलिड टाइप के थे, मतलब पूरे एनक्लोजर्स थे। ये एनक्लोजर नहीं था, ये एक हेमिस्फीयर टाइप का था और एक साइड में ओपन था। आपने यहाँ पे ये डायग्राम से जो डॉटेड मैंने दिखाया है, ये इसके ऊपर अभी ब्लू लाइन से मार्क कर रहा हूँ, देखो ये जो डॉटेड मैंने दिखाया है यहाँ पे, इससे आपने इसे एक क्लोजर बना लिया, एनक्लोजर बना लिया। तो इस एनक्लोजर से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वो तो इसका आधा था, तो हमने सिमेट्री एक्सप्लॉइट किया, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? So I will stop here today, guys. ठीक है? Now listen to me. Very important instruction. Listen to me. दो